हाल के दिनों में आप लोगों ने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि लोग दिल्ली एनसीआर से यूज्ड कार्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में परचेस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग यानी मेजॉरिटी पब्लिक जो इन गाड़ियों को परचेस कर रही है एनसीआर से, वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और उन लोगों को इन गाड़ियों को अपने स्टेट में ले जाकर चलाने से रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड कॉस्ट है, टैक्सेस है, उसके बारे में या तो बहुत कम नॉलेज है या ऑलमोस्ट ज़ीरो नॉलेज है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं से 4 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा या 4 कॉस्ट के बारे में बात करूंगा जिनको आपको माइंड में रखना चाहिए अगर आप एनसीआर से किसी कार को परचेस करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। मेरा नाम है तुषार रंगात एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। वेलकम बैक टू द वीडियो। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ऐसी 4 चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा, 4 पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको ध्यान रखना ही है अगर आप एनसीआर से किसी कार को परचेस करने के बारे में विचार बना रहे हैं या आपने ऑलरेडी खरीद लिए। और सबसे पहला पॉइंट है एनओसी। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, एनओसी की फुल फॉर्म होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और एनओसी जो है इसका मूल कार्य यही है कि आप जो भी गाड़ी को परचेस कर रहे हैं, आप जैसे कि आपने दिल्ली से गाड़ी परचेस करी, ठीक है, और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है मान लीजिए राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में। मैं राजस्थान से ही हूँ तो मैं राजस्थान का एग्जांपल लूँगा। तो एनओसी जो है वो डॉक्यूमेंट बायर यानी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एनओसी जो बेचने वाला है उससे लेकर के और मेरा जो रीजनल आरटीओ है उसमें सबमिट कराऊँ। अगर आप एनओसी को विथिन 6 मंथ के भीतर अगर आप सबमिट कराने में अनेबल रहते हो तो आपको पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है और आपको वापस एनओसी निकलवाने के लिए काफ़ी मोटा पैसा भी देना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गाड़ी खरीदें स्पेशली अदर स्टेट से, तो आपके पास एनओसी होना इज़ अ मस्ट। एनओसी डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद ही आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट होगी। अगर आपके पास एनओसी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये सब काम वैसे भी स्टार्ट नहीं हो सकता। बहुत सारे टाइम लोग जो हैं डीलर से 2930 फॉर्म तो साइन करवा लेते हैं लेकिन एनओसी भूल जाते हैं या फिर उनको आइडिया नहीं होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि एनओसी आपको लेनी ही है। अब सेकंड पॉइंट है असाइनमेंट या फिर री रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। देखिए, मैं आपको जितना सिंपल हो सकता है उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम किसी अदर स्टेट से कार परचेस करते हैं तो उस गाड़ी का उसके नेटिव स्टेट में तो लाइफ टाइम टैक्स पेड होता है। बेसिकली अगर आपने एनसीआर से गाड़ी खरीदी है तो जब भी उसके ओरिजिनल ओनर ने एनसीआर में गाड़ी खरीदी होगी तो उन्होंने उसका लाइफ टाइम टैक्स भर दिया होगा। लेकिन जब आप गाड़ी खरीद करके और आपके स्टेट में लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में राजस्थान, तो हमको राजस्थान का भी टैक्स जो है उस गाड़ी के ऊपर सबमिट कराना होगा ताकि राजस्थान की सड़कों पर उस गाड़ी का लॉन्ग टाइम यूज़ किया जा सके और दूसरा राजस्थान का रजिस्ट्रेशन मार्क उस गाड़ी पर असाइन हो सके, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं असाइनमेंट। और ये कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। राजस्थान के अंदर अगर कोई व्यक्ति 2025 में कोई यूज्ड स्विफ्ट गाड़ी अगर लेकर के आता है तो उसका टैक्स किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ आपको बताया। देखिए, मैं आपको इस चीज़ के अंदर बता देता हूँ कि हर स्टेट के अंदर जो री रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट होती है और टैक्स स्लैब होते हैं वो बहुत डिफर करते हैं और आपको आपके स्टेट के अंदर जो ये डिटेल है आपको आपके लोकल अथॉरिटीज़ ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इस केस में राजस्थान का आपको एक हल्का फुल्का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जैसा कि हमने बताया कि हमने स्विफ्ट गाड़ी जो है दिल्ली से परचेस करी है। अब आप जो है गाड़ी चाहे 1000 रुपये में भी आप खरीद के ला सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बाइंग प्राइस का आरटीओ के वैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। आरटीओ जो है गाड़ी की कंडीशन और गाड़ी के ईयर के अकॉर्डिंग जो है उसकी वैल्यूएशन तय करता है और उसी वैल्यूएशन के ऊपर जो भी रेस्पेक्टिव जो स्लैब लगता है टैक्स का, उस हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। हमारे केस में इसमें लिखा हुआ है कि 4.25 लाख रुपीज़ की जो गाड़ी है वो परचेस करी गई है, लेकिन आरटीओ ने इसकी वैल्यूएशन 7.50 लाख रखी है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर 1200 सीसी से ऊपर के डीजल इंजन पे 12% जो है एक्स शोरूम या फिर वैल्यूएशन प्राइस का जो है टैक्स बनता है, ठीक है। तो 12% ऑफ 7.5 लाख हो गया 90,000। और अब जो रिबेट होती है, रिबेट यानी कि जो डिस्काउंट आपको आरटीओ यूज्ड गाड़ी पे देता है वो हर साल का 5% राजस्थान में मिलता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल तक 5% और 25% मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो क्योंकि हमारी गाड़ी 2020 मॉडल है और 2025 में इसको 5 साल हो गए हैं तो हमको 25% इज 90,000 पे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 67,500 और इसके बाद सरचार्ज वगैरह और एक दो छोटे मोटे टैक्स और जोड़ के ये टैक्स कुल मिला के 75,600 के आसपास पहुंच गया। और गाड़ी जो थी हमने ली थी 4.25 लाख रुपीज़ में। तो इस तरीके से कुछ रोड टैक्स का कैलकुलेशन होता है। मैं फिर बता देता हूं कि लग्जरी व्हीकल्स के सेगमेंट में ये जो टैक्स है ये बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है।
लग्जरी गाड़ी फॉर एग्जांपल जैसे आपको ऑडी मर्सिडीज वगैरह जो है वो 5 से 10-12 लाख रुपए के ब्रैकेट में 3 सीरीज और इस टाइप की जो एंट्री लेवल लग्जरी गाड़ियाँ वो आपको सस्ते में मिल जाएगी। लेकिन उनकी एनओसी एक बार इशू हो गई उसके बाद आपको आपके जो होम स्टेट है उसके अंदर उसका टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी ही है, क्योंकि 6 महीने बाद फिर वो गाड़ी लीगली आप रोड पे आपके स्टेट में नहीं चला सकते हो, ना ही आप उसको वापस दिल्ली लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल ऑडी A3 जो 2020 में 45 या 50 लाख रुपीज़ ऑन रोड थी, तो उसका रोड टैक्स उस टाइम पे लगभग 5 लाख रुपए के आसपास था, ठीक है। तो इसका 75% आपको ऑलमोस्ट 3-3.5 पौने 4 लाख रुपए तक भरना पड़ेगा, और गाड़ी की रेट आपने 7 या 8 लाख रुपए दिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और मेक श्योर कि जब अगर आप कोई लग्जरी गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो आपके स्टेट के किसी एजेंट है या आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी एजेंट है उससे आप थोड़ा बहुत कंसल्टेशन कर लीजिए कि इस गाड़ी पे एक लंप सम टैक्स कितना बन सकता है। मैं राजस्थान स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, किसी स्टेट में टैक्स स्लैब कम है, किसी स्टेट में अदर स्टेट व्हीकल्स के लिए जो डिस्काउंट है वो भी थोड़ा रिलैक्सड है। तो इस चीज़ को आप अपने लोकल स्टेट जो भी है आपका उसमें आप इस चीज़ को कंफर्म करें। और ये एक बहुत मेजर कॉस्ट है जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है, और जिनको पता है उनको एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना पैसा इसमें लगता है। तो असाइनमेंट जो होता है गाड़ी का, इसके ऊपर आपको बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपकी गाड़ी से भी ज़्यादा आपका टैक्स बन जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट एक थोड़ा सा जनरल एडवाइस टाइप है। बहुत सारे लोग जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में बताया कि सस्ती लग्जरी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, और दिक्कत क्या है कि इन लग्जरी गाड़ी को खरीदने में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनसे एसोसिएटेड मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है। जैसे कि आपने कोई भी अगर आप वोक्सवैगन ग्रुप की या जर्मन गाड़ियाँ कोई भी खरीद रहे हो, मर्सिडीज़ है, BMW है, तो उनके एक फिक्स टाइम के बाद उसके अंदर मतलब उन गाड़ियों में जनरली रिलायबिलिटी इशूज़ होते ही हैं, छोटा मोटा कुछ न कुछ होता है। और एक ओनर जो इस चीज़ से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है कि ये गाड़ियों का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है या फिर इनके पार्ट्स कैसे काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है गाड़ी परचेस करने के बाद। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप लग्जरी गाड़ी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत उस चीज़ का हल्का फुल्का नॉलेज है कि इनको मेंटेन कैसे करना है, तो आप इन गाड़ियों को अच्छे से खरीद के और चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेक श्योर कि आपको उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये कौन सी गाड़ी क्या हिसाब किताब है, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए, यानी आप अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं करें। और देखिए चौथा पॉइंट रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वैसे ये तो देखिए कहने की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छे डॉक्यूमेंट जो हैं वेरीफाई नहीं कर पाते। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है दिल्ली के अंदर कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं उनके वहाँ पर आपके दिल्ली से जो गाड़ियाँ हैं उनकी एनओसी इशू नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल कि राजस्थान में जैसे कि मैं डूंगरपुर में रहता हूँ, उदयपुर के थोड़ा पास में, तो यहाँ पर क्या है कि हम एनसीआर की गाड़ियाँ रजिस्टर करवा सकते हैं, यहाँ के आरटीओ में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप जैसे कि किसी ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जो एनसीआर के थोड़ा पास में है या एनसीआर रीजन के आसपास है, तो आप इस चीज़ को 100% मेक श्योर करें आपके लोकल आरटीओ में जाके पूछ के कि अपना डिस्ट्रिक्ट कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। एज अ बायर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उसके बारे में आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट ब्लैक लिस्टेड है दिल्ली में ही, और आपके स्टेट में अगर दिल्ली की गाड़ियाँ ब्लैक लिस्टेड है, तो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और आपको सारा पैसा मोस्टली वेस्ट ही जाएगा, क्योंकि फिर उस गाड़ी को आप उस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर नहीं करवा सकते। फिर आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि एक दूसरा सेल लेटर बनवा करके और किसी और अदर डिस्ट्रिक्ट की जो है आपको एनओसी निकलवानी पड़ेगी जो वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड नहीं है, और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा पेचीदा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और आपका बहुत सारा टाइम इसके अंदर खर्च हो जाएगा। तो मेक श्योर जब भी आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएं, जो भी गाड़ी आपको बाय एग्जांपल खरीदनी है उसके बारे में छोटा मोटा टैक्स का आइडिया आपके पास होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको कागजों का भी आइडिया होना चाहिए, ताकि बाद में आपको किसी चीज़ के बारे में दिक्कत नहीं आए। तो इस वीडियो के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी हो गया। अगर आपको और भी इस टॉपिक के ऊपर कोई एलेबोरेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल कैच यू गाइज विद अ न्यू वीडियो सून। और बस फिलहाल इतना ही। तुषार अंगात साइनिंग आउट। पीस।